भाऊ ये बांग्लादेश की यात्रा पर भी गया था सोनम वांगचुक। फरवरी में पाकिस्तान भी गया था और उसके बाद उसने ये अनशन का नाटक नौटंकी शुरू किया। और उसके बाद जो है इसके जो भाषण आए हैं निकल करके अनशन के 7वें दिन इसने श्रीलंका का नाम लिया, इसने नेपाल का नाम लिया, इसने बांग्लादेश का नाम लिया, इसने जैन जी का नाम लिया। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी की भाषा बोल रहा था। और जो यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसके तार देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए थे। और ठीक समय पर इसकी गर्दन दबोच ली अमित शाह ने और उठा करके सीधा जोधपुर की सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया। आप आपने वो मधुमक्खी का छाता बोलते ना उसको, तो ये मक्खियां आती कहां से? ये मधुमक्खियां आती कहां से? उनकी एक क्वीन होती है, वो सिर्फ अंडे देती है, उससे वो निकलते हैं। तो रेड कॉरिडोर जिसको बोला जाता था, नेपाल से सीधा हैदराबाद तक आप लाइन खींचो तो नक्सल कॉरिडोर वो होता था जिसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था। तो गढ़चिरौली तक। एक एक करके पिछले 10 साल में हैदराबाद से लेकर नेपाल तक फैली हुई जो रेड कॉरिडोर थी, वो एक एक करके हमारे होम मिनिस्टर ने निपटा दिए पिछले 10 साल में। अब उसका जो क्वीन थी वो नेपाल में बैठी थी। देखो, सिलीगुड़ी बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, सिक्किम नेपाल से सटा हुआ है सिलीगुड़ी, जहां नक्सलवाड़ी नाम का गांव है, जहां से नक्सलवादी नाम की मूवमेंट शुरू हो गई, फिर फैल गई है। इसका मतलब वो मधुमक्खी की या दीमक की जो क्वीन होती है वो कहां थी? नेपाल में थी। जब ये पूरा कॉरिडोर खत्म हो गया उसके बाद नेपाल भड़क उठा है, समझे आप? तो नेपाल की जो बात है वो नक्सलवाद की ही बात है। आपको याद होगा 10 साल पहले वो प्रचंड वगैरह निकले थे वहां से, याद है ना आपको? और एक एक करके वहां के पूरी पार्टियों को माओवादियों ने अपने हाथ में ले लिया। पार्टियां अलग अलग है, आइडियोलॉजी एक है, प्रोग्राम एक है, भारत के खिलाफ होना चाहिए, सत्ता समझा? पर काबिज हो गए। हाँ, तो एक बात ये होती है कि जैसे डीप स्टेट हो या देश के दुश्मन हो, वो अपना गेम खेलते तो हम भी अपना गेम खेलते, हम भी अपना गेम खेलते ना। ऐसी बात नहीं है कि वो खेल रहे, वो अगर भारत में खेल रहे तो हम भी उसके उनके इलाके में गेम खेलते हैं। ऐसे ही वो निज्जर नाम का खलिस्तानी या 2-3 खलिस्तानी कनाडा में ऐसे ही मारे नहीं गए। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग बीच में 2-3 साल में मारे गए, अब मारने वाला कोई अज्ञात है। तो ये अज्ञात होता है, ये हमारा गेम होता है, तो वो भी हमारे यहाँ गेम खेलते, हम भी खेलते। इसको शैडो प्ले बोलते। वो सामने चेहरे नहीं आते, वो छाया में रहते, तो उनके चेहरे नहीं दिखाई देते, लेकिन वो काम करते। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 71 के वॉर में हमारा एक डीप एसेट डायरेक्टली याया खान का पीए जैसा था, उसका एडीसी करके काम करता था। यानी भारत के खिलाफ कल कौन सी एक्शन होने वाली है वो 4 घंटे पहले भारत को मिलती थी। तो ये तो चलता रहता है, इसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। मुझे एक बात और याद है, वो जो वाजपेयी के समय में परवेज मुशर्रफ आए थे आगरा, जी। और उस समय राजदीप सरदेसाई ने उनका इंटरव्यू किया था। तो राजदीप, मालूम है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा ज्ञानी राहुल गांधी है, गधे जैसा सवाल पूछा उसको राजदीप ने कि आपका आईएएस ये करता है। तो परवेज मुशर्रफ ने बोला, भाई ऐसे सवाल मत पूछो, अगर तुम आईएसआई पर पूछोगे तो मैं रॉब में जवाब दूंगा, मैं आईवी पर जवाब दूंगा, वो चलेगा?
तो ऐसी बातों पर सवाल जवाब नहीं करते। ये परवेज मुशर्रफ ने राजदीप सरदेसाई को समझाया था। तो ये बातें होती रहती। इसका कारण ये है, हम जिसको खुफिया एजेंसी बोलते हैं ना, वो किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश के गवर्नमेंट का इलीगल डिपार्टमेंट होता है। यानी सरकार अपने ही कानून के तहत जो काम नहीं कर पाती, वो काम करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसको खुफिया एजेंसी बोला जाता है। अब देखो, डिप्लोमेट करके हमारे देश में जो अलग अलग देशों के लोग आते, उसमें से आधे तो खुफिया एजेंट ही होते हैं। अब उन पर नजर रखना लीगली पॉसिबल नहीं है, और इसलिए उन पर नजर रखना ये इलीगल काम है। तो वो इलीगल काम गवर्नमेंट की ही तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एक बहुत बड़ा पिछले 1.5 महीने में हुई घटना है दिल्ली की। मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तो बोलूंगा, तो आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। जी जी। तो ये बातें ओपनली बोली नहीं जाती। सरकार को भी अपना ही काम निकालने के लिए बहुत सारी इलीगल बातें करनी पड़ती है। मैं एक ही बात आपको बोल दूं, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद, यानी मानो 2-2.5 महीने के बाद, एक ऐसा एजेंट मुझे मिला था। मैंने बातें करते करते उनसे पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पे कितना खर्चा हो गया। उन्होंने पूछा ऑपरेशन सिंदूर पर कितना खर्चा हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यूपीए सरकार ने हुर्रियत वगैरह को जितनी मदद की है, उसके सिर्फ 10% खर्चे में हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मतलब समझो। तो ये बातें पब्लिकली बोली नहीं जाती। जैसे बच्चों के सामने अगर बच्चा पूछता है मैं कहां से आया, तो माँ बाप बता नहीं सकते वो कहां से आया। उसको समझ आती है, अपने आप समझ जाता है। तो जैसे आम जनता जो होती है, उसको ये सब मामले समझ में नहीं आते। हाँ, तो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो ज्ञानी होने का जो नाटक करते हैं, उसमें बोल देते इंटेलिजेंस फेल्यूर। इनको इंटेलिजेंस का मतलब पता नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है उसका ही उनको मालूम नहीं है कुछ। और ये नहीं हुआ, वो पहलगाम तक पहुंच गए कैसे, आपको नहीं मालूम? तो आप क्या कर रहे थे? अब बोलो। इसके सर पर एक दिन बम फटेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि कहां से पहुंच गए। तो हम गेम खेलते हैं, उनके भी गेम होते हैं। 26/11 में कैसे पहुंच गए थे 10 आतंकवादी कराची से चल करके? हाँ, अब इनको कितना मालूम है? उसके 2 महीने पहले ऐसी ही एक टीम आई थी। मैं आपको इतना ही बता दूं, 26/11 को मुंबई में जो लोग पहुंचे, अगर कर्नल प्रसाद पुरोहित अंदर नहीं होता तो नहीं पहुंचते। तो हमारे यहां कितने डीप एजेंट यानी डीप एसेट थे, ये समझ लो आप। इसके पहले एक टीम आई थी, उनको डीप समुद्र में मुंबई के पास डुबाया गया था। अगर प्रसाद पुरोहित बाहर होता, मालेगांव केस में उसको झूठे सबूत पर अंदर डाला नहीं होता, तो मुंबई तक नहीं पहुंच पाता अजमल कसाब। बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ जो एजेंट बैठे थे, उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया था। और अभी अभी तो चिदम्बरम ने इनका पूरा मुखौटा खोल दिया है। एक्शन करनी थी, कोंडोलिसा राइस ने आंखें उठाकर हमको देखा, हम चुप बैठ गए। ये खुद चिदम्बरम बोल रहा है ना। और राहुल गांधी कह रहा था कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, और इन्होंने युद्ध रोक दिया। नहीं नहीं, ये चलता है। गधे लोग क्या बोलेंगे उस पर हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रहस्य बताइए आखिर में, ये अभी कोलंबिया गए हैं, वहां तो कुर्ते में, पजामे में, काली जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट में जाते हैं तो टी शर्ट डाल करके जाते हैं। ये क्या है? नहीं, वो जेब में बम रहता है ना, पतलून की जेब में बम रहता है, उसमें हाथ डालकर जाते हैं, जेब से हाथ नहीं निकालते। तो कोलंबिया में बम लेकर घूम नहीं सकते, इसलिए कुर्ता पायजामा इस्तेमाल करेंगे, शायद स्विमिंग सूट में जाएंगे। वो उनकी
क्या बोलते हैं, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। जो उनको जो जितना मुझे दया उनकी आती है जो उनको डिफेंड करते हैं, उनको डिफेंड। अब देखो इधर बिहार के चुनाव की जल्दबाजी चल रही है, हरियाणा में कुछ हो रहा है, उस पर जवाब कौन देगा, उस पर फैसला कौन करेगा? वो तो कोलंबिया गए, आने के बाद देखता हूं। तो वो बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए कांग्रेस में डीप एसेट है। हमारा वानखेड़े बोलता है ना कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल है। अरे सबसे बड़ा बेड तो राहुल गांधी है। सबसे बड़ा स्लीपर कौन है? राहुल गांधी है। वही तो बीजेपी को चाहिए, वो चीजें करता है। बीजेपी को उपयुक्त हो ऐसे लोग कांग्रेस में लाकर उनको बड़े बड़े पद पर बिठाता है। तो उसको छोड़कर ये लोग बोलेंगे जो आपका। मुझे एक बोलिए कि मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो एशिया कप जीतने के बाद अभी तक ल्यूटियंस मीडिया, खान मार्केट गैंग, इन्होंने एक सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या बात कर रहे, झूठ बोल रहे, साफ साफ झूठ बोल रहे। किसने बोला आपने एशिया कप जीता? सबूत दिखाओ, ट्रॉफी कहाँ है? बिल्कुल, कम से कम ये सवाल तो पूछो। और ट्रॉफी तो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास नहीं है। तो कौन कहता है कि हमने एशिया कप जीत लिया? कोई सबूत है? ये सवाल ल्यूटियंस गैंग के बुद्धिजीवियों ने पूछना चाहिए। बिल्कुल। काय का जश्न मना रहे हो? कुछ जीता बीता नहीं है। ये सब गोदी मीडिया का झूठा खबर है। ये अभी तक किसी ने क्यों नहीं बोला, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाव मुझे ताज्जुब होता है कि आप पार्लियामेंट जो हमारी संवैधानिक संस्था है, या जितने भी, मैंने एक बार देखा था राष्ट्रपति का कार्यक्रम में भी ये चप्पल में और टी शर्ट में और एक कैजुअल सी पैंट में पहुंच गए थे। और ये अभी कोलंबिया में बिल्कुल फुल नेता के रूप में कुर्ता पजामा, खादी का जैकेट, और एक इन्होंने कोई डिनर आयोजित किया था जब नए घर में इन्होंने प्रवेश किया था, उसमें इंडी अलायंस के घटक दलों को बुलाया था, वहां भी ये कुर्ते पजामे में थे। जब आप पार्लियामेंट जाते हैं तो इतने नॉनसेंस तरीके से जाते हैं, गलत तरीके से वहां पर क्या शो करना चाहते हैं। और जब इस तरह की जगह, जब आप मान लिया कोलंबिया जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां आप खांटी नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजेंसी ने उनको बताया होगा। उसमें आपको याद है हमारी महाराष्ट्र के 1 साल पहले जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था, तो ऐसी किस एजेंसी ने हमारे अजीत दादा पवार को बोला था कि वो जैकेट डालते हो, वो क्या बोलते, गुलाबी डालो। तो पूरा चुनाव शपथ होने तक अजीत दादा पवार वो गुलाबी जैकेट, पिंक जैकेट डालते थे। तो ये जो लोग इनके पीछे पर्सनालिटी का ब्रांड डेवलपमेंट वाली कंपनी है, वो हावी हो चुकी है। वो बोलेंगे ये कपड़ा डालो, ये बाल ऐसे करो। तो ये जो हो चुका है, तो उसके पीछे उनको बोला होगा आप अगर एंग्री यंग मैन आपको दिखना है तो आपको खाकी पतलून डालनी चाहिए, सफेद टी शर्ट डालना चाहिए, एक हाथ हमेशा जेब में रहना चाहिए, गाल ऐसे गुब्बारे जैसे दिखने चाहिए। तो वो कर रहे, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, बीच बीच में मार्क्स या सद्दाम हुसैन जैसा दिखना चाहिए। हाँ तो एक मेरी समझ में नहीं आता, तुम जो हो सो हो। और जो प्रभा अभी मुझे भी अभी 5 साल हो गए, मैं यूट्यूब पर हूँ, मुझे भी कुछ लोगों ने समझाया। लेकिन एक अच्छे एड गुरु है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, या हमारे दोस्त के दोस्त है, उसके दोस्त के पास गए थे तो उसने बोला देख ये साला कैसा है, मुंह में दांत नहीं है, कपड़ा क्या डालता है, बाल ऐसे वैसे, दाढ़ी समय पर करता नहीं। तो उसने पूरी जानकारी ले ली और बाद में उसने बताया यही इसका ब्रांड है। ये अगर छकपक दिखाई देगा
तो इसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। इसका जैसे हो, की सादगी वही ब्रांड है। जैसे हो वैसे ही रहो, उसमें क्या हाँ, बदलाव करना। नहीं नहीं, लोगों को अगर तुम पसंद आ रहे हो तो वही ब्रांड होता है। तो जो ब्रांड गुरु जो होता है ना, वो भी वो ये निकाल कर बोलता है। अब इन्होंने देखो उसमें क्या हो गया होगा, इन्होंने बोला होगा मुझे एंग्री यंग मैन वगैरह दिखना है, तो वो बोलेगा हाँ ये करो। वो बोलेगा मुझे सादगी जैसा दिखना है, बोले कुर्ता पैजामा पहनो, ये बोलेगा ना। अब उसको जो लगता है इन्होंने सुना नहीं होगा ना, ये बोलेगा मुझे ये बना के दे दो, कि मुझे मुर्गी का ऑमलेट करके दे दो। अब क्या करेगा वो, ऑमलेट तो अंडे का होता है ना, नहीं 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 नहीं, मुर्गी तो अंडे से निकलती है ना, तो अंडे से जो पदार्थ निकलता है उसका ऑमलेट होना ही चाहिए। अगर नहीं बना सकते तो तुम कैसे एड गुरु हो, मुझे मुर्गे का ऑमलेट बना के दिखाओ। क्यों? क्योंकि अंडे से ही मुर्गा निकलती है, लेकिन मुर्गी बनने से पहले जो अंडा होता है उसमें कोई लिक्विड पदार्थ होता है, उससे ऑमलेट बन सकती है, बच्चा होने के बाद नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी को समझाएगा कौन? वो बोलेगा ऑमलेट जो डालते हैं अंडा तोड़कर डालते हैं ना, वो अंडा होता है ना, तो ये भी अंडे से निकला है, इसका ऑमलेट बनाओ। नहीं तो तू नालायक है। तो सामने वाला बोलता है मुझे तो पैसा कमाना है भैया, ठीक है ये ले लो, ये उसके पर वगैरह इधर उधर फैलाए और डाल दिया, ये खुश है मैंने मुर्गे का ऑमलेट बनाया। तो कई बार इसलिए लगता है, कई बार लगता है कि ये केजरीवाल को मात देना चाहते हैं। जैसे वो उल्टी सीधी भाषा में बात करते थे प्रधानमंत्री के बारे में, जिस तरह वो अपने साइज से 2 इंच बड़ी 3 इंच बड़ी कमीज पहन करके निकलते थे आम आदमी दिखने के लिए, आम जैसा दिखने के लिए, कुछ वैसी ही नकल ये नहीं करते हैं। नहीं नहीं, मैंने बोला ना उनको एंग्री यंग मैन, बागी बागी दिखना है ना, उसका वो ड्रेस है। आप समझो वो जो यूनिफॉर्म है, मैं बोलता हूं उसको यूनिफॉर्म है उनका। वो जब वो पॉलिटिकली भारतीयों के सामने पेश होना चाहते तो उस ड्रेस में वो रहते, बाहर जाएंगे तो उसकी जरूरत नहीं, वहां का वोटर उनको कौन पूछने वाला। तो ये किसी ने, मैं मानता हूं किसी एजेंसी ने उनको ये सलाह दी है कि जब जब भारत में जाओ, कभी स्टेज पर जाओ, भाषण करना है, पार्लियामेंट में जाओ, कैमरे जहां होंगे वहां ये ड्रेस होना चाहिए, तो वो ड्रेस कर रहे।